मतलब आप स्किन का वास्ट एंगल आयुर्वेद का समझो। बॉडी के लीवर तक पहुंचना है तो भी आप स्किन से जा रहे हैं। हाँ। और हार्ट डिसीज पे आप कोई रुद्र बस्ती करते हैं तो Right. भी आप स्किन से ही जा रहे हैं। ओके। तो हमने एक एडिशनल सॉफ्टवेयर क्रिएट किया कि जो शरीर के सभी स्किन डिसीजेस को भी कवर करे। और Okay. उसी के साथ एवरी डिसीज इज स्किन डिसीज, ये हमारा एक बहुत बड़ा मोटो है। ओके। कि आयुर्वेद ने स्किन को एज अ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जितना समझा है, Right. मुझे ऐसा लगता है कि आज तक मॉडर्न साइंस को भी वो नहीं समझा है। एलोपैथी साइंस बेसिकली 3 ही चीजों में स्किन डिसीजेस को बाइफरगेट करता है, एलिवेटेड, फ्लैट एंड डिप्रेस्ड। ओके। आयुर्वेद भी इसी प्रकार से 3 में बाइफरगेट करता है, लेकिन वृद्धात्मक, स्वस्थांग और क्षयात्मक व्याधि। अब आयुर्वेद है, आयुर्वेद पुनर्जन्म को मानता है, Right. इन चीजों को भी आयुर्वेद मानता है। करेक्ट। तो वो आपका तो एक भोग है ना। हाँ। जैसे प्रज्ञापराध के बिना व्याधि नहीं, Right. और प्रायश्चित के बिना मुक्ति नहीं। करेक्ट। तो कोई भी व्याधि जो होता है, आपने कुछ ना कुछ प्रज्ञापराध जरूर किया है, उसके कारण आपको व्याधि हुआ है, वो आप फाइंड आउट करो, ट्रीट करो, आप सोराइसिस से मुक्ति पाओगे। राइट। और रसव सारता ही त्वक सारता है। करेक्ट। इसका मतलब रस इज इक्वल टू त्वक इज इक्वल टू मन। राइट। तो जितने मन के व्याधि है उतने आपको रस के व्याधि मिलेंगे, जितने रस धातु के व्याधि है उतने आपको स्किन के व्याधि स्किन के मिलेंगे। वजह तो दिखने को अच्छा दिखे इसलिए आप सुंदर मत बनो। हाँ। आयुर्वेद जो कहता है ब्यूटी शुड बी फ्रॉम इनसाइड आउट, इट शुड नॉट बी फ्रॉम आउटसाइड इन। गते भूतो न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिंतेत वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। आचार्य बताते हैं कि जिसको वर्तमान में रहना है वो भूतकाल का और भविष्य काल की ज्यादा चिंता मत करे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वैद्य वरुण खरे और आपका आयुर्वेद ब्रॉडकास्ट चैनल के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में तहे दिल से स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट है एक बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक चिकित्सक वैद्य हरीश पाटणकर सर। वैद्य हरीश पाटणकर सर ये केशायुर्वेद और कायायुर्वेद इसके फाउंडर है। और केशायुर्वेद और कायायुर्वेद ये ऐसा एकमेव आयुर्वेदिक क्लिनिक है जिसके ऑल ओवर वर्ल्ड 108 ब्रांचेज है। इसी के साथ सर ने प्राचीन संहिता गुरुकुल इसकी भी शुरुआत की है। इसी के साथ सर ने कई सारे किताबें भी लिखी है। इसी के साथ वैद्य पाटणकर सर को 2022 साल में उनके आयुर्वेद क्षेत्र में किए गए एक्सटेंसिव वर्क के लिए माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी के हाथों आयुष स्टार्टअप अवार्ड, इस अवार्ड से भी नवाजा गया है। नमस्ते सर। लास्ट एपिसोड में आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से केशायुर्वेद इसके बारे में बताया, तो आज के एपिसोड में आपकी जो दूसरी ब्रांड है कायायुर्वेद, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए ना सर कि कायायुर्वेद एग्जैक्टली क्या होता है। क्या इसमें सिर्फ स्किन डिसऑर्डर्स इतना ही विचार है या एग्जैक्टली क्या है ये? ये सवाल मुझे सभी लोग पूछते हैं कहीं पर भी मैं जाता हूँ, और मेरा थोड़ा सा एक फनी आंसर होता है, वो मैं पहले देना चाहता हूँ और बाद में मैं सीरियस Right. मोड पे आ जाऊँगा। तो एक्चुअली मैंने सबसे पहले शुरू किया स्मृति आयुर्वेद। ओके, तो वो मेरा फर्स्ट बेबी था, मैं हमेशा उसको कहता हूँ, एंड वो बहुत अच्छा हो गया जमदग्नि सर और वहाँ तब समय सत्यपाल सिंह जी इन्होंने उसको ओपनिंग किया उनके हाथों से। और 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए हम ये मेमोरी टेक्निक स्किल्स कैसे बढ़ाना है वो सिखाते थे। तो वो बहुत अच्छा चला हमारा, बहुत फेमस हो गया, पुणे शिक्षण मंडल की मान्यता प्राप्त उपक्रम हो गया। उसने मुझे नेम और फेम दोनों भी दे दिए। फिर हमने प्राचीन संहिता गुरुकुल शुरू किया। ओके, तो प्राचीन संहिता गुरुकुल भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो पहले बेटी का नाम स्मृति रखा, दूसरी बेटी का नाम संहिता रखा। फिर मैंने केशायुर्वेद का आयुर्वेद शुरू किया, पर मैडम बोले बस अभी। ओके, तो बात यह है कि एक्चुअली दिमाग में ये बच्चे तैयार हो ही रहे हैं। आयुर्वेद की है ना ये। जैसे काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरावृषण अष्टांग आयुर्वेद है। तो उसी प्रकार से हमेशा एक सोच में चलता रहता है कि क्या नया करना चाहिए, अभी करंट इरा के लिए अच्छा क्या है। ओके, तो उसके हिसाब से पहले स्मृति आयुर्वेद किया, नेत्र आयुर्वेद किया। ओके, उसी के बाद हम प्राचीन संहिता गुरुकुल जैसे किए, केश आयुर्वेद किया। तो मुझे और मेरे अंदर का रिसर्चर मुझे जीवित रखना था कि कुछ नया करते हैं, अलग करते हैं। तो हमने एक
एडिशनल सॉफ्टवेयर क्रिएट किया कि जो शरीर के सभी स्किन डिसीजेस को भी कवर करे और उसी के साथ एवरी डिसीज इज स्किन डिसीज, ये हमारा एक बहुत बड़ा मोटो है ओके कि एवरी डिसीज इज अ स्किन डिसीज। ऐसा एक भी डिसीज नहीं है आपके शरीर में कि जो स्किन डिसीज नहीं है ना हो। क्योंकि हर एक ऑर्गन को भी स्किन है। राइट। तो हमने हर एक ऑर्गन के डिसीज भी इसमें ले लिए, Correct. स्किन के भी सभी डिसीज इसमें ले लिए। ऑलमोस्ट 3000 स्किन डिसीजेस है। हर एक स्किन डिसीज का आयुर्वेदिक निदान करने के लिए वो दोष दुष्य समूर्छना वाला जो 0 to 9 कैटेगरी का 10 डिजिट्स मोबाइल नंबर है ना, राइट। वो निकलना जरूरी है। तो वो सब हमने इस सॉफ्टवेयर में डाला और 3000 स्किन डिसीजेस को आप डायग्नोस करने के लिए सक्षम हो जाए, इस प्रकार का स्किन का स्पेशली। और उसी के साथ जिह्वा परीक्षण, नेत्र परीक्षण, मूत्र परीक्षण, मल परीक्षण, आर्तो परीक्षण, प्रकृति परीक्षण, नाड़ी परीक्षण, जो भी परीक्षण विधि आप आपके शरीर का चाहते हो उसका एक उसमें सॉफ्टवेयर डाल के एक काया आयुर्वेद का एक्सटेंडेड सॉफ्टवेयर बनाया है। ओके मेरा अगला सवाल एक्चुअली यही होने वाला था कि जैसे केश आयुर्वेद में आपने 17 पन्नों का केस पेपर बनाया, तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ केस पेपर है जिससे मतलब जैसे अभी सॉफ्टवेयर आपने बताया तो उसके लिए भी इनपुट का ऐसे ही इसके पन्ने खत्म ही नहीं हो रहे ओके अच्छा। 4-5 पन्नों का बेसिक पेपर है लेकिन डिसीज के हिसाब से इसको पन्ने लगते हैं। ओके तो ये अनलिमिटेड पन्नों का केस पेपर है, इसे आप कह सकते हैं क्योंकि इसमें काम ज्यादा है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। करेक्ट। सबसे बड़ा ऑर्गन अगर स्किन रहेगा राइट तो स्किन हैव द लार्जेस्ट पोटेंशियल इन द मार्केट। राइट। एट द सेम टाइम लार्जेस्ट हेतु आपको कहाँ मिलेंगे? तो अच्छा पे स्किन में ही मिलेंगे। तो लार्जेस्ट लक्षणों का समुच्चय भी कहाँ मिलेगा? स्किन में ही मिलेगा। एंड लार्जेस्ट स्कोप ऑफ मेडिसिन कहाँ रहेगा? तो अच्छा स्किन में ही है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन फॉर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ आयुर्वेद ने जितना स्किन को एज अ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया उतना तो स्किन मॉडर्न को भी समझ में नहीं आया। हाँ आयुर्वेद में सभी हम बोलने को तो तेल बोलते हैं, अभ्यंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा वातगण तेल भी वहीं से जा रहा है, करेक्ट, पित्तगण तेल भी वहीं से जा रहा है, कफगण तेल भी वहीं से जा रहा है, रस वृद्धि करने वाला भी वहीं से जा रहा है, रक्त को बढ़ाने वाला तेल भी वहीं से जा रहा है, मांस को पुष्ट करने वाला तेल भी वहीं से जा रहा है, मेद बढ़ाने वाला तेल भी वहीं से जा रहा है, और अवगाह करने के बाद शुक्र वृद्धि करने वाला भी वहीं से जा रहा है। मतलब आप स्किन का वास्ट एंगल आयुर्वेद का समझो। बॉडी के लिवर तक पहुंचना है तो भी आप स्किन से जा रहे हैं, और हार्ट डिसीज पे आप कोई रुद्ध बस्ती करते हैं तो भी आप स्किन से ही जा रहे हैं। ओके, द एंट्री पॉइंट इज स्किन। हाँ, तो आयुर्वेद ने स्किन को एज अ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जितना समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक मॉडर्न साइंस को भी वो नहीं समझा है। उस समय आयुर्वेद ने 5000 साल पहले स्किन के 7 लेयर्स बताए, अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मांसधरा, जो अभी मॉडर्न साइंस को पता चल गया, समझ रहे हैं। हाँ, अभी पता चल गया। 150-200 साल हो गए। करेक्ट। 200 साल में और 5000 साल में भाई बहुत अंतर होता है। राइट। उस समय बिना माइक्रोस्कोप के 7 लेयर्स ऑफ स्किन बताना, करेक्ट, और अभी वो 7 लेयर्स 200 साल में ढूंढना, इसमें जो अंतर है ना, वही अंतर वो स्किन समझने में भी है, डिसीजेस समझने में भी है, और ट्रीटमेंट देने में भी है, और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से यूज करने में भी है। मॉडर्न को और 7000 साल लगेंगे आयुर्वेद के साथ लेवल में आने के लिए। इसी के साथ थोड़ा मेरा ये सवाल है कि आयुर्वेदिक त्वचा रोग निदान ये मॉडर्न से कैसे अलग है? देखिए, मॉडर्न में मैं आंसर ही दे देता हूँ आपका। मॉडर्न में जो है वो डायग्नोसिस कैसे किया जाता है कोई भी स्किन डिसीजेस को, कि फॉर एग्जांपल टीनिया है, तो टीनिया क्रेरिस से लेके अलग अलग लोकेशन पे आ गया तो उसको टीनिया कहते। राइट। फंगल इन्फेक्शन, अलग अलग टाइप का फंगल इन्फेक्शन बोलेंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, अलग अलग स्किन के बैक्टीरियल इन्फेक्शन। करेक्ट, सही है। कोई वायरल इन्फेक्शन से आ गया तो अलग अलग टाइप के वायरल इन्फेक्शन बोलेंगे। मॉडर्न क्या करता है, कोई भी डिसीज को डायग्नोसिस करने के लिए वो एलिवेटेड डिसीज है, फ्लैट है, या डिप्रेस्ड टाइप ऑफ स्किन डिसीज है। एलोपैथी साइंस बेसिकली 3 ही चीजों में स्किन डिसीजेस को बाइफरगेट करता है, एलिवेटेड, फ्लैट एंड डिप्रेस्ड। ओके। आयुर्वेद भी इसी प्रकार से 3 में बाइफरगेट करता है, लेकिन वृद्धात्मक, स्वस्थान के और क्षयात्मक। इसलिए मैं उसको हमेशा ईसीजी ऑफ स्किन बोलता हूँ।
ओके। तो आयुर्वेदिक ईसीजी ऑफ स्किन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदिक ईसीजी ऑफ स्किन में ऑल एलिवेटेड टाइप ऑफ स्किन डिसीजेस बिलोंग्स टू कफ डोमिनेंसी, Okay. ऑल फ्लैट टाइप ऑफ स्किन डिसीजेस बिलोंग्स टू पित्त डोमिनेंसी एंड ऑल डिप्रेस्ड टाइप ऑफ स्किन डिसीजेस बिलोंग्स टू वात डोमिनेंसी। ओके। तो हमने पहले स्किन का आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करने के लिए ये ईसीजी समझना पड़ेगा, वात पित्त कफ की परिभाषा समझनी पड़ेगी। दोनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ही अलग है, विचारधारा अलग है। एलोपैथिक डायग्नोसिस करेंगे तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट दे दो, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करेंगे तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे दो। राइट, राइट। थोड़ा अभी सर मैं डिजीजेस के ऊपर ही आता हूँ, क्योंकि आजकल ये थोड़ा बहुत कॉमन चीज़ें हो रही है कि सोराइसिस ये एक बीमारी है जो बहुत ही कॉमनली अभी दिख रही है कि 10 में से पहले एक आध इंसान में मिलता था, वो भी बहुत रेयर। आजकल 10 में से 2-3 लोगों को तो सोराइसिस रहता है और वो भी बहुत कैजुअल रहते हैं इसके बारे में कि Yes. हाँ सोराइसिस है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये सोराइसिस एग्जैक्टली क्या है, इसका हम आयुर्वेद के हिसाब से अगर निदान करना चाहे तो उसका निदान कैसे करें और उसकी संप्राप्ति किस तरीके से लगाएं? सही है। अभी क्या हो गया है कि गलत लोगों की संख्या बढ़ गई, गलत चीज़ों की संख्या बढ़ गई, तो हमें वो प्राकृत लगता है। और जो सही है, अच्छे मार्ग पे चल रहा है, वो कम है संख्या में, तो वो विकृत लगने लगता है। ऐसे भी आजकल हो गया है। तो किसी भी होटल में जाओ, पनीर की सब्जी सबका फेवरेट कॉमन है। आप अगर कुछ दूसरा मांगेंगे तो लोग आपको विकृत कहेंगे। ओके, और जो विकृत है इटसेल्फ उसको प्राकृत कहेंगे। मेरे पास कितने पेशेंट है जिनके पास 1 लीटर भी दूध नहीं आता, वो हजार किलो का पनीर पर सेल आउट कर रहे हैं। कोई भी पनीर खाने जैसा नहीं है आजकल, और सभी को पनीर की सब्जी खानी है। पनीर से, दूध के डेरिवेटिव से, अलग अलग विरुद्ध आहार से, आजकल मांसाहार भी आप बाहर जाके करेंगे तो उसको पहले मैरिनेट किया जाता है, उसको दही में डाला जाता है, उसको और सॉफ्ट बनाया जाता है। ये सभी प्रोसेसेस, चाइनीज़ के सभी जितने भी विकल्प बनते हैं उसमें जो एजिनोमोटो से लेके जितने जितने सॉसेस यूज़ किए जाते हैं, वो सभी सॉसेस, आजकल बढ़ा हुआ अम्ल सेवन, आजकल बड़े हुए सभी प्रकार के फल के साथ दुग्ध मिला के बने गए मिल्क शेक्स, ओके, आजकल खाने के निर्माण हुए गलत टाइमिंग्स, सबसे इम्पोर्टेंट अध्ययन भी आ गया उसमें। और लेट नाइट जो आजकल फूड ज्यादा खाते हैं लोग, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं चाहिए, तो सूर्यास्त के बाद खाना खाते हैं। ये सभी चीजें जो है वो आज स्किन डिसीज को निर्माण करती है। और इन सब में सबसे फर्स्ट आ जाता है वो है सोरियासिस। तो अगर जिनको सोरियासिस ना हो ऐसा लग रहा है, इन्होंने पहले आयुर्वेदिक दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन शुरू करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सोरेसिस और किस किस को आता है? आपको हेरिडिटरी होगा तो भी सोरेसिस आ सकता है। विरुद्ध आहार आप करते हैं तो उससे भी आ सकता है। ठीक है। आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि कोई भी बड़े बीमारी, जैसे आपको फीवर होके गया, ग्रहणी होके गया, मतलब जोर हो गया, ग्रहणी हो गया, रक्तपित्त हो गया, इनको अगर आप अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो स्किन डिसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उससे भी आ जाता है। और चौथा और एक बहुत ही ट्रिकी है, वो बताना उचित है नहीं है मुझे पता नहीं है, पर वो पाप कर्म से भी आ जाता है। तो अलग अलग आपके कुछ पूर्व जन्मकृत कर्म भी हो सकते हैं। अब आयुर्वेद है, आयुर्वेद पुनर्जन्म को मानता है, इन चीजों को भी आयुर्वेद मानता है। तो वो आपका तो एक भोग है ना। जैसे प्रज्ञापराध के बिना व्याधि नहीं, और प्रायश्चित के बिना मुक्ति नहीं। तो कोई भी व्याधि जो होता है, आपने कुछ ना कुछ प्रज्ञापराध जरूर किया है, उसके कारण आपको व्याधि हुआ है, वो आप फाइंड आउट करो, ट्रीट करो, आप सोरियासिस से मुक्ति पाओगे। मेरे पास 10-10 साल सोरियासिस लेके पेशेंट आते हैं और 9-10 महीने में कभी कभी ठीक होके चले जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, जो डिसीज आप 10-10 साल आपके शरीर के ऊपर आप उसको लेके जा रहे हो, हाँ, तो वो आपका भोग होता है, आप भोग रहे हो उसको। प्रज्ञापराध आप करते रहे हैं, इसलिए प्रायश्चित आप लेते रहे हैं। जब आपके भोग खत्म हो जाते हैं तो अपने आप आपको एक सद्बुद्धि आ जाती है कि अभी परहेजी पालन करना है, अभी अच्छा औषधि लेना है, अब अच्छे वैद्य के पास जाना है। आप उनको दिल से ट्रस्ट करते हैं, आप चिकित्सा शुरू करते हैं, तब आप ठीक हो जाते हैं। जैसे आपने कहा, जो कैजुअली लेते हैं, कुछ नहीं है, अब सब कोई होता है, कॉमन है, वो भुगत रहे हैं। 10-10 साल होने के बावजूद भी अपने शरीर के ऊपर ये बीमारी लेके वो चल रहे हैं। वो दूसरे अश्वत्थामा बन गए आज क्योंकि ये बहुत मैंने भी कॉमनली देखा है कि अपने प्रैक्टिस में उनका अगर हेतु का पूरा विचार करें तो कुछ मिलता ही नहीं है,
और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हम बोलते हैं उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता ज़्यादा है है। जब वो कुछ मन्नत मांगते हैं या ऐसे फैक्टर्स भी इसमें मिलते हैं। ये आपने हाँ, बहुत अच्छी एक बात सर बताई। वो अपना अधिकार नहीं है इसलिए उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहे। राइट राइट। वैद्य ने वैद्य की करना चाहिए, अपने करेक्ट दोष दुष्ट समूचना ढूंढ के मेडिसिन देना करेक्ट। चाहिए। 90 to 95% पेशेंट इसमें ठीक हो जाते हैं। राइट राइट ओके। एक और आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन दिखने लगा है वो है ऑटोइम्यून डिजीजेस। यस। कि मतलब वैक्सीन के कारण हो या बहुत सारे जो भी हमारी लाइफस्टाइल आजकल ख़राब हो गई है उसके कारण इतने सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आ गए हैं और जिसमें स्किन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे लाइकन प्लानस हो गया, ऐसे पेशेंट का निदान करते वक्त, क्योंकि पेशेंट जब आते हैं तो वो तो फाइल लेकर आता है यस। कि हमें ये डिजीज़ ये है, disease है। इसका एलोपैथी का ये निदान हो गया, इसका ये रिपोर्ट, अभी दवाई दो। तो इसमें आयुर्वेदिक नए जो भी बच्चे हैं, जो भी अभी पास आउट हो रहे हैं, जो अभी नया क्लिनिक चालू कर रहे हैं, उन्होंने कैसे विचार करना चाहिए, इसका संप्राप्ति वगैरह कैसे लगानी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से ग्रंथ के सभी उन्माद अपस्मार में इन व्याधियों का वर्णन है। ओके। अब उन्माद बोलेंगे तो डायरेक्टली आपको लगेगा कि ये तो मनोवस्त्र हाँ। का डिसीज है और आप स्किन में बता रहे हैं। राइट और मन का, स्पर्शन इंद्रिय का और त्वचा का संबंध अगर आप पढ़ेंगे तो ये शंका ही नहीं आएगी। हाँ हाँ हाँ। इतना वो रसवह स्रोतस के दृष्टि लक्षण में रसवाहिनी दुष्यंती चिंतनम चति चिंतनात् बताया है। हाँ। तो जितना ज्यादा चिंतन करेंगे उतना रसवह स्रोतस की दृष्टि होगी। राइट राइट। और रसवह सारता ही त्वक सारता है। करेक्ट। इसका मतलब रस इज इक्वल टू त्वक इज इक्वल टू मन। राइट तो राइट। जितने मन के व्याधि है उतने आपको रस के व्याधि मिलेंगे, जितने रस धातु के व्याधि है उतने आपको स्किन के व्याधि स्किन के मिलेंगे। व्याधि मिलेंगे। तो मराठी में पहले एक फ्रेज हुआ करती थी कि बोलते थे कि अपना मन अपने मन को खाता है। हाँ। जब आपके शरीर में ऐसी संप्राप्ति शुरू होती है कि आप कुछ गलत करते हैं, गिल्टी फीलिंग वाला काम करते हैं, आप किसी का चोरी करते हैं, आप Right. किसी को दुख देते हैं, बिना कारण उसको दुख Correct, देते हैं। correct. इन सब का कारण क्या हो जाता है, जो ग्रंथ में त्वक व्याधियों में कुष्ठ में आया है Correct, कि हाँ. इन सभी चीजों को चौर्य कर्म, पाप कर्म, साधु निंदा, वध, इस प्रकार में उन्होंने डाला है। Right. आप किसी का व्हाट्सएप मैसेज पे आपका नाम डाल के फॉरवर्ड करते हैं ना, तो वो भी चौर्य कर्म है। राइट राइट। और लोग आजकल इतना चौर्य कर्म कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि ये चोरी है। हाँ। अब आप कुछ गलत कर रहे हैं तो भगवान तो देख ही रहा है ना। Correct. उसके व्याधि तो आपको होने ही वाले हैं। राइट। अब इसको आप कॉज ड्यू टू अननोन ओरिजिन बोलेंगे, इडियोपैथिक रीजन बोलेंगे, या फिर ऑटोइम्यून डिसीज बोलेंगे, तो ये बस आपने संवेदना दी है। राइट। ढूंढना तो चाहिए ना उनको। Correct, जब ढूंढते हैं तो पता चलता है। मेरे पास कितने पेशेंट्स हैं जिनको जब हिस्ट्री ज़्यादा लिया जाता है तो पता चलता है कि वो एक गिल्ट होता है उनके अंदर। उस गिल्ट के कारण बार बार सोच के रसवस रुतस दुष्टि होके इनकी स्किन के ऊपर ये डिसीज आया हुआ होता है। तो जैसे ऑटोइम्यून डिसीज में, ऑटोफेजी में, अपने ही बॉडी के सेल अपने ही बॉडी के सेल्स को खा लेते हैं। इसी को तो मराठी में कहते हैं कि अपना ही मन अपने ही मन को खा रहा है। तो जब मन को खाता है तभी सेल को भी खाती है। क्योंकि मन बिठा ही सेल के अंदर है। ओके तो वो उसकी ऑटोफेजी की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और फिर आपके बॉडी में अगर विकृत परमाणुओं को ज्यादा शक्ति मिले आहार से, विहार से, आपके कर्मों से, राइट, तो फिर उनकी संख्या बढ़ने वाली है और डिसीज बढ़ने वाला है। वही आप दिनचर्या पालन करेंगे, ऋतुचर्या पालन करेंगे, पंचकर्म करेंगे, शोधन कर्म करेंगे, रसायन औषधियाँ लेंगे, तो अपने आप अच्छे सेल की संप्राप्ति बढ़ गई। तो अच्छे सेल का विजय होगा, आप व्याधि मुक्त हो जाएंगे। तो चाहे वो लाइकन प्लानस रहे, चाहे वो ऑटोइम्यून डिसीजेस रहे, चाहे वो सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस रहे, चाहे वो फैम्पिगॉइड जैसे डिसीजेस रहे, चाहे या वो और अलग लीनियर मॉर्फिया जैसे डिसीजेस रहे, ये भी आप ट्रीट कर सकते हैं आयुर्वेद के उन्माद अध्याय के घृत कल्पनाओं का इस्तेमाल करके। अच्छा, सभी घृत उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसलिए तो मराठी में कहते हैं ना, तूप खाल्ल्याशिवाय रूप येत नहीं। राइट। बस वो तूप औषधि से सिद्ध होना चाहिए। अगर औषधि से सिद्ध वाला तूप आप खाएंगे तो डिसीजेस भी ट्रीट हो जाएंगे। अच्छा, एक और अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली एक डिजीज दिखाई देती है, वो है स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर एग्जैक्टली क्या होता है और इसका, क्योंकि मतलब कोई भी कैंसर है तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सेल, इतना हम विचार करते हैं, तो स्किन कैंसर में क्या होता है उसका हम आयुर्वेद के हिसाब से विचार कैसे करें और ट्रीटमेंट का एंगल इसमें वो भी सर हमें बताइए। वेरी नाइस। तो चलो इसके रूट पे ही जाते हैं। कैंसर मतलब क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। करेक्ट। अनकंट्रोल ग्रोथ कब होते हैं? जब
सेल को दी हुई ऑर्डर सेल सुनती नहीं है। हाँ, राइट, सही है। अब अगर उस व्यक्ति को किसी की सुनने की आदत ही नहीं है, राइट, परहेज ही मत करो, सुनता नहीं, जल्दी उठो, सुनेगा नहीं, जल्दी सो जाओ, सुनेगा नहीं, मतलब उसने खुद को आदत ही क्या डाली है, मुझे किसी का सुनना नहीं। हाँ, तो कुछ दिन बाद एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ना हर एक चीज की, Correct. जब आप वो लिमिट क्रॉस करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्रॉस करते हैं, तो आपके बॉडी के सेल भी आपका सुनते नहीं है। राइट, राइट, वो सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ में चले जाते हैं, Correct. उसी को कैंसर कहा जाता कैंसर कहते हैं, हाँ, है। सो कैंसर इज नथिंग बट द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। ओके, तो उसकी चिकित्सा एक ही है, फिर से पहली तो अध्यात्म, हाँ, किसी का तो सुनो भाई। राइट, हाँ, इतने वैद्य लोग आ रहे हैं, इतना बुक पढ़ के आपको बता रहे हैं, आपके ही कल्याण के लिए बता रहे हैं ना, कि आप व्याधि से जल्दी मुक्त हो जाए। हाँ, धर्म का पालन करो, आचार विचार का पालन करो, आचार रसायन का पालन करो। ग्रंथ में जो स्वस्थ वृत्त के इतने नियम आ गए, वो किस लिए आ गए? तो जो धर्म आचरण अच्छे से नहीं करेगा, जो आचार विचार रसायन का पालन नहीं करेगा, उसको तो व्याधि होने ही वाला है, कैंसर होने ही वाला है। सबसे बड़ी बीमारी आगे जाके तो कैंसर ही होने वाला है। राइट, राइट, तो एक भस्मासुर ही है, हाँ, जितने लोग गलती करेंगे उनको वो होने ही वाला है। आप और मैं उसको कुछ कर नहीं सकते, हम बस उनको राह दिखा सकते, चिकित्सा दे सकते, सही मार्ग पे ला सकते हैं। राइट, राइट। तो सर जैसे आप केशा आयुर्वेद में मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो क्या आप काया आयुर्वेद में मॉडर्न टेक्निक्स या मॉडर्न मशीन्स यूज़ करते हैं? यस, मॉडर्न मशीन्स हम डायग्नोस्टिक में भी यूज़ करते हैं और हम ट्रीटमेंट्स में भी यूज़ करते हैं। हमारा मोटो ही है कि डायग्नोस्टिक वैल्यूएडिशन एंड ट्रीटमेंट वैल्यूएडिशन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन बेस्ड टेक्निक्स। ओके, तो ये सभी जितने भी मॉडर्न मशीन्स हैं, जैसे स्किन एंड हेयर एनालाइजर है, डर्मोस्कोप है, इनको भी डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। उसी प्रकार से मॉइस्चर एनालाइजर है, उसको भी हम यूज करते हैं। उसी प्रकार से स्किन में ट्रीटमेंट्स के लिए, जैसे आजकल आप फोटोथेरेपी के कुछ मशीन्स देखते हैं, या फिर लेजर मशीन्स देखते हैं, ओके, या फिर आजकल डर्मापेन, डर्मा रोलर जैसे मशीन्स आ गए हैं। आजकल तो पीआरपी वगैरह तो कॉमन ही हो गई है, फेस पीआरपी वगैरह। करेक्ट। इन सभी चीजों को, लेजर से लेके सभी चीजों को आयुर्वेद के एंगल से समझ के, जहां पे वो अच्छे हैं, बेस्ट है, एब्लेटिव एंड नॉन एब्लेटिव का प्रकार उनका देख के, जितने एब्लेटिव ट्रीटमेंट्स आप एज आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी कर सकते हैं, उतने सब मशीन्स हम यूज करते हैं। करेक्ट, ओके। क्योंकि आजकल ये मैं देख रहा हूँ कि मतलब दुबई में वगैरह अगर आप गए तो एवरी ऑल्टरनेट पर्सन उसने या तो बोटॉक्स किया रहता है या लेजर का कुछ फिलर्स करते हैं, बोटॉक्स करते हैं, केमिकल पिल्स करते हैं। तो ये क्या सेफ है? क्योंकि इतना ज़्यादा वो लेज़र का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं फेस के एनहांसमेंट के लिए वगैरह, तो क्या ये सेफ है या इससे भी आगे जाकर कोई बड़ी स्किन की बीमारियां हो सकती है? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, होता क्या है कि वही बिकता है जो लोगों को चाहिए। करेक्ट। और आज लोगों को क्या चाहिए कि मैं कैमरा में अलग दिखूं, सुंदर दिखूं, सही है। तो उनको अगर वो चाहिए तो वो मार्केट में मिलेगा ही, वो किसी प्रकार से उसको पाने की कोशिश करेंगे। राइट। लेकिन होता ये है कि ये लॉन्ग टर्म अच्छे नहीं रहते। ये जो चिकित्साएं हैं वो आपको एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन अच्छा देंगे। राइट। आपकी स्किन अच्छी दिखेगी, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन अच्छा रखेगा। लेकिन आयुर्वेद जो कहता है कि ब्यूटी शुड बी फ्रॉम इनसाइड आउट, राइट, इट शुड नॉट बी फ्रॉम आउटसाइड इन। तो ये बहुत हमने ध्यान में रखना चाहिए। मेरा ऐसे ही एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था, और आयुर्वेद के एक रिस्पेक्टेड तनुजा नेसरी मैम है, आपने उनका नाम भी सुना होगा, और उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छा जवाब दिया था इसी प्रश्न के ऊपर आधारित। तो उन्होंने कहा था कि we can eat what we can apply. Correct. Can you eat what you can apply? Right. मुझे लगता है ये आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक का बेस है। Right. आयुर्वेद के सभी कॉस्मेटिक्स जो है ना, वो हम खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। चाहे वो शतधौत घृत रहे, कोई हरिद्रा कुमकुम का कोई आपका तेल रहे, है ना, कोई भी आप सर्जरस मलहर रहे, कोई भी चीजें देखो आयुर्वेद में जो बनती है, तेल से लेके नस्य नावन अन्न पान, वो उस श्लोक का एंड ही होता है। करेक्ट। कि उसको नस्य भी कर सकते हैं, पान भी कर सकते हैं, नावन भी कर सकते हैं, लगाने को भी दे सकते हैं, अभ्यंग भी कर सकते हैं।
कितनी बड़ी ब्यूटी है, ये आयुर्वेद की ताकत है। राइट अब जो चीज आप खा नहीं सकते हैं हाँ। वो लगा कैसे सकते हो? राइट वो भी तो स्किन से जा रही है। Exactly. और स्किन भी तो जीवित है, वो कोई Exactly. मृत चीज नहीं है। एग्जैक्टली वो वहां पर भी ब्राजक पित्त है, वो भी पचन करने वाला है। Right. उसको अगर ठीक लगे तो वो अंदर लेके जाने वाला है, Correct. उसको ठीक नहीं लगे तो वहां पे वो एलर्जी निर्माण करेगा। Right. फिर भी आप दे रहे तो कुछ दिनों बाद उसका कैंसर हो जाएगा। हाँ तो जो चीजें आप खा नहीं सकते वो आपने लगानी भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ओके चाहे आप मुख से उसको ले हो या स्किन से ले लो, हाँ। दोनों बात सेम ही है। तो दिखने को अच्छा दिखे इसलिए आप सुंदर मत बनो। आयुर्वेद जो कहता है ब्यूटी शुड बी फ्रॉम इनसाइड आउट, इट शुड नॉट बी फ्रॉम आउटसाइड इन। ओके, ये बहुत एक अच्छा विचार दिया सर आपने। इसी के साथ आजकल के लोगों के लिए आप कुछ टिप्स या कुछ सलाह दे सकते हैं क्या कि अच्छी स्किन और अच्छे बाल रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? पहले तो हैप्पी रहना चाहिए। ओके, और हैप्पी कब रहेंगे आप? आपको भूतकाल का भी ज्यादा नहीं सोचना है और भविष्य काल का भी ज्यादा नहीं सोचना है, वर्तमान में जीना है। गते भूतो न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिंतयेत् वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। आचार्य बताते हैं कि जिसको वर्तमान में रहना है वो भूतकाल का और भविष्य काल की ज्यादा चिंता मत करे। तो आप हैप्पी रह सकते हैं। तो पहले तो वो करना हर एक ने करना शुरू करना चाहिए। दूसरा, खुद के ऊपर प्यार करना चाहिए। आपके बाल कैसे भी हो, उसके अच्छे हैं मेरे अच्छे है ही नहीं है, इसका मतलब आप आपके बालों को बुरा कह रहे हो। तो वो भी तो सुन रहे हैं ना। दूसरे के अच्छे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपके जितने भी हैं आपके खुद के हैं। जैसे आपकी माता होती है, दूसरे की माता सुंदर हो सकती है, लेकिन आपकी माता आपकी माता है ना, तो आप उनसे भी उतना ही प्यार करेंगे ना, क्योंकि वो आपकी है। तो आप वो सुंदर नहीं है तो प्यार नहीं करेंगे क्या? सही है। तो दूसरा काम करना चाहिए कि अपने हर एक शरीर के स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर प्यार करना शुरू करो। उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो देखना शुरू करो, वो न्यूट्रिशन देना शुरू करो, उनका सुनना शुरू करो। और उसके बाद फिर जनरल कॉमन रूल्स आ जाते हैं कि जैसे आप सुबह जल्दी उठना है, आपको प्यास लगी तभी पानी पीना है, आपको भूख लगी तभी खाना खाना चाहिए, नींद आ गई तो सोना चाहिए। क्योंकि आपके स्ट्रेस से लेके हर एक चीज स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। राइट। देखो, आपकी माता जी आपको बहुत अच्छा सा पहचानती है, तो वो क्या करते हैं कि आपके चेहरे के ऊपर थोड़ा भी हल्का सा भी टेंशन आ गया ना, तो हमारे घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ है, या अपने बेस्ट फ्रेंड भी पूछते हैं जिसको पता है आप। अब जिसको आप पता ही नहीं है उसको जो हल्का सा स्किन में बदल हुआ है ना वो नोटिस नहीं होता। तो जो नोटिस करेंगे उनको पता चलेगा कि आपके मन का छोटा विचार भी स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। ओके, तो आपका पूरा फूड भी स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। ओके। तो फूड अच्छा रखना चाहिए, पानी अच्छा पीना चाहिए, सुबह मॉर्निंग वॉक को कंपलसरी जाना चाहिए, वाटर इनटेक बॉडी का मेंटेन रखना चाहिए, जितना हो सके उतना आचार रसायन, आतप रसायन भी, मतलब धूप में भी जाना चाहिए और थोड़ा ट्रेकिंग वगैरह भी करना चाहिए, तभी जाके सभी बॉडी के हेयर स्टोमाटा ओपन होते हैं। ऊपर से हेयर के लिए एडिशनल न्यूट्रिशन जैसे खारी, खजूर, बादाम, अखरोट, मनुके, ड्राई फ्रूट्स है, इनको लेना चाहिए। 4-4 बूंद तेल रोज बालों को लगाना चाहिए। स्किन के लिए भी अभ्यंग करना चाहिए, तेल लगाना चाहिए। इन चीज़ों को, और जो नहीं खाना है जैसे अचार ज़्यादा हो गया, पनीर ज़्यादा हो गया, फर्मेंटेड आइटम्स है, बेकरी आइटम्स है, रेफ्रिजरेटेड फूड के आइटम्स है, इनको जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। नमक भी और शुगर भी, इनको भी जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। तो जाके आपके स्किन एंड हेयर जितने भी नेचुरली आपके साथ जितने दिन अच्छा रहना है वो अच्छे रहेंगे। ओके, आप एक रिनाउंड प्रैक्टिशनर और एंटरप्रेन्योर है, तो थोड़ा आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में भी हमें बताइए ना। सिस्टम बनाओ, खुद को डिलीट करो। अगर खुद को डिलीट करने के बाद वो चलती है तो वो सिस्टम है। पेशेंट जब मुझे छोड़ता है, फॉर एग्जांपल वैद्य पाटनकर को, तो केवल वो मुझे छोड़ता नहीं है, वो आयुर्वेद को भी छोड़ के चला जाता है। तो आपको पेशेंट छोड़ के जाएगा मतलब शास्त्र को छोड़ के जाएगा, ये मत भूलो। तो आपका लिमिटेशन शास्त्र का लिमिटेशन मत बनाओ। करेक्ट। जो आपको पसंद आता है वही करो, हर क्षण, हर घंटा, हर दिन। तो फिर आपको टाइम कभी वेस्ट हो रहा है ऐसा नहीं लगता। वैद्य जो है, वैद्य राज नमोस्तुभ्याम यमराज सहोदरान, ऐसे शास्त्र कहता है ना,
आप यम के भ्राता हो, करेक्ट, अच्छा काम करते हो तो देव हो, नहीं करते हो तो दूसरे यम हो। सही है ना, तो इसलिए उसको भ्राता कहा है। तो ये जर्नी जो खुद के बाल गिर रहे थे, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, उससे शुरू हो गई, वो प्राइम मिनिस्टर के हाथों के अवार्ड तक चल रही है।